फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। हम जो पढ़ रहे थे राष्ट्र निर्माण में चुनौतियाँ, अपनी जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका पहला अध्याय है। तो मैंने यहाँ लिखा है अध्याय 1। तो आप कहोगे अध्याय 1 तो मैडम 1 से 9 तक तो करवा चुकी है, तो वो आपकी दूसरी बुक थी समकालीन विश्व में राजनीति, और ये दूसरी वाली बुक का अध्याय 1 है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे। पहले मैंने बताया आपको कि कैसे विभाजन के दौरान क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, कितनी 3 जो प्रमुख चुनौतियां थी भारत सरकार के सामने, उनके बारे में बताया था। आज मैं आपको ले चलती हूँ कि विभाजन की जो प्रक्रिया थी वो क्या थी, और विभाजन के जो परिणाम रहे वो क्या हुए, और रजवाड़ों को विलय कैसे हुआ भारत में। इन 3 मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं विभाजन की प्रक्रिया की ओर। तो जैसे ही 1947 में भारत का विभाजन हुआ, घोषणा हुई कि अब भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 राष्ट्र होंगे, तो सभी के सामने ये समस्या थी कि कैसे होंगे। तो चूंकि दो राष्ट्र के सिद्धांत पर हुआ था, और सांप्रदायिक आधार पर कि एक मुस्लिम राष्ट्र होगा, एक हिंदू राष्ट्र होगा, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर जो है बंटवारा हुआ था। हालांकि भारत ये नहीं चाहता था कि इस आधार पर कोई बंटवारा हो, लेकिन चूंकि जितना जिद पर अड़े हुए थे, मुस्लिम लीग इसमें अग्रणी भूमिका निभा रही थी, और अंततः 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को ये विभाजन हो गया। चूंकि उस रात तक ये तय नहीं हुआ था कि कौन कौन से प्रांत, कौन कौन से प्रदेश, कौन कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल किया जाएगा, तो लोगों के सामने बिल्कुल असमंजस वाली स्थिति थी। यानी रात को वो भारत में सोए थे तो सुबह पाकिस्तान में उठे, या जो पाकिस्तान में सोए थे वो सुबह भारत में उठे। तो ये सारी चीज़ें उनको पता ही नहीं था, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे, यानी आम जनता को कुछ खबर नहीं थी कि कौन सा हिस्सा कहाँ, क्योंकि 2 चीज़ें इस प्रक्रिया में 2 चीज़ें ली गई थी कि संप्रदाय के आधार पर बंटवारा होगा। तो 3 समस्याएं थी। पहली समस्या तो ये थी कि भारत में कोई भी ऐसा इंडिया जो कहा जाता था, इंडिया भारत जो अब 2 राष्ट्र होंगे ऐसा कहा गया, तो उसमें कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जो मुस्लिम बहुल हो, है ना, जिसको हटाकर पाकिस्तान बना दिया जाए। तो उस दौरान कुछ ऐसे भाग थे, जैसे कि पूर्वी में बंगाल था और पश्चिम में पंजाब था, है ना। पश्चिमी प्रांत में बहुत ज़्यादा मुसलमान थे, और इधर पूर्वी भाग में बहुत ज़्यादा मुसलमान थे। तो ऐसा निर्धारित किया गया कि पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग को मिलाकर पाकिस्तान बना दिया जाएगा, दोनों को, और बीच में बहुत बड़ा इलाका जो है वो भारतीय भूभाग का होगा, और इन दोनों को पाकिस्तान बना देते हैं। तो इस तरह से पूर्वी और पश्चिमी, है ना, भाग वो है पाकिस्तान बनाया गया। ठीक है, बनाया गया। ठीक है, दूसरी समस्या, पहली तो ये थी कि एक जैसा कोई एरिया नहीं था। दूसरी ये थी कि सारे मुसलमान जाना भी नहीं चाहते थे, कि सारे मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हो। जैसे कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, वो बिल्कुल 2 राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे, और वो नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान नाम के राष्ट्र बने। वो राष्ट्र के विभाजन के बिल्कुल विरोधी थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी बात को दरकिनार किया गया, और वो वहाँ के लोकप्रिय नेता थे पश्चिमोत्तर प्रांत के, उनकी बात को दरकिनार किया गया, और अंततः पश्चिमी भाग को, पश्चिमोत्तर जो प्रांत था भारत का, उसको पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। तो ये भी एक समस्या थी कि वो नहीं चाहते थे मुसलमान सारे के हम उसमें जाए फिर भी। और तीसरी एक और समस्या ये थी कि जो अल्पसंख्यक रह गए थे, यानी चाहे वो भारत में हो या पाकिस्तान में हो, जो अल्पसंख्यक रह गए थे उनकी भी समस्या थी कि उनका क्या हो, क्योंकि उनको फिर छोड़ना ही था। क्योंकि उस समय हिंसा इतनी ज़्यादा पनप गई थी कि एक संप्रदाय को देखकर दूसरा संप्रदाय जो है मार काट मचाने लगता था। जहाँ सिख या हिंदू बहुल इलाके थे वहाँ मुसलमानों ने जाना बंद कर दिया था, जहाँ मुस्लिम बहुल इलाके थे वहाँ हिंदू और सिखों ने जाना बंद कर दिया। तो ये सारी प्रक्रिया में बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा, और अंततः पूर्वी और पश्चिमी प्रांत को मिलाकर जो है पाकिस्तान बना दिया गया। अब इसके परिणाम क्या निकले वो आइए हम चर्चा करते हैं। तो चूंकि मैंने पहले भी बताया आपको अभी कि कोई 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि 1947 तक ये फैसला नहीं हो पाया था कि किस किस प्रांत को पाकिस्तान में शामिल करेंगे, किसको हिंदुस्तान में शामिल करेंगे। तो लोग अनिश्चितता की स्थिति में थे। ऐसे में कोई व्यवस्थित नहीं किया गया था कि ऐसा होगा ऐसा होगा। अनियोजित तरीके से, अव्यवस्थित तरीके से विभाजन हुआ। विभाजन की त्रासदी और परिणाम ये हुआ कि लोगों को जैसे ही खबर लगी, मैंने बताया कि अल्पसंख्यक लोग भागने लगे। जब भागने लगे तो उनकी जो संपत्ति थी वो सब वहीं छोड़कर आना पड़ी, क्योंकि इतनी
जल्दी ये सब चीज़ें करना मुश्किल था और इतना खतरनाक विभाजन था, इतना दंशपूर्ण था कि जो अमृता प्रीतम जी का उसमें पुस्तक में दिया हुआ है कि हजारों लाखों बेटियां जो हैं अत्याचार की शिकार हो रही थी। ज़्यादातर शिकार महिलाओं को बनाया गया। एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय की महिलाओं को जबरन उठा ले जाते थे, उनसे विवाह कर लेते और उन्हें धर्मांतरण पर मजबूर करते। कई माँ बाप तो ऐसे थे जो अपने घर की इज्जत बनाने के लिए अपनी बहू बेटियों को स्वयं ही गला घोंट दिया। तो बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए, बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों से बिछड़ गए, भाई बहनों से बिछड़ गए। इतना अनियोजित, अव्यवस्थित और भयंकर जो परिणाम सामने निकला, उसमें लगभग 80 लाख ऐसा था, एक पार से दूसरी पार, क्योंकि जो अल्पसंख्यक थे वो वहाँ रहना उनके लिए मुश्किल था, तो सीमाएं पार करके दूसरी तरफ गए। तो लगभग 80 लाख जो है लोग विस्थापित हुए, यानी इन्होंने सीमाएं पार की। लगभग एक्यूरेट नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और करीब 10 लाख जो लोग जो है मारे गए उन हिंसक घटनाओं में। कई लोग चलते चलते पैदल ही थक जाते, बीमार हो जाते और मर खप जाते। तो इतना बड़ा भयानक इसका परिणाम हुआ और ये परिणाम जो है अव्यवस्थित और अनियोजित पलायन था। ठीक है, तो ये हम इसमें कर सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रजवाड़ों का विलय। अब जब भारत पाकिस्तान 2 राष्ट्र बन ही गए थे, उसके अलावा ये घोषणा हुई थी कि जो रियासतें थी, देसी रियासतें स्वतंत्र थी, जो ब्रिटिश प्रशासन के नियंत्रण में थी, उन्होंने कहा कि अब आप स्वतंत्र हैं, चाहे तो भारत में जाएं, चाहे तो पाकिस्तान में मिले। तो चूंकि हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, उनको भी सदियों बाद गुलामी इसकी जंजीर से बाहर आए थे, उनको लगा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, अपना अस्तित्व खुद बचा के रखेंगे। बहुत से रियासतों में अपना एक उनका जलवा था, अलग एक गुरूर था, तो उसको वो ख़त्म नहीं करना चाहते थे। तो उनमें ज़्यादातर जो रियासतें थीं वो तो लगभग 1947 से पहले ही जिनकी सीमाएं भारत से लगती थी, वो सभी विलय उनका भारत में हो गया था। लेकिन कुछ ऐसी समस्याप्रद देसी रियासतें थीं जो नहीं चाहती थी कि वो भारत या पाकिस्तान कहीं भी जाएं। तो उनमें जो समस्याप्रद रियासतें थी वो थी हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद की हम बात करें तो ये पूरे इसकी सीमाएं ज़्यादातर हिंदुस्तान से लगती थी, पूरा हिंदुस्तान का पूरा एरिया था। लेकिन यहाँ जो शासक था वो निजाम था और निजाम बहुत ही कट्टरवादी सोच वाला था। और इसने क्या किया कि वहाँ जो तेलंगाना प्रदेश के जो हिंदू लोग थे, खासकर इसका जो अत्याचार था मुस्लिम महिलाओं के लिए ज़्यादा, तो सारी महिलाओं ने मिलकर आंदोलन किया और इसके अगेंस्ट में कार्रवाई करने। आंदोलन जब बहुत ज़्यादा भड़क गए तो इसने एक अर्धसैनिक बल के रूप में रजाकारों को भेजा। रजाकार जो सांप्रदायिक रूप से बहुत कट्टर थे, उन्होंने गैर मुस्लिम इलाकों को निशाना बनाया, बहुत सारी मारकाट हिंसा हुई। इसके अत्याचार के परिणाम स्वरूप जब बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैल गई तो 1948 में सितंबर में, है ना, सितंबर के महीने में भारत सरकार ने अपनी सेनाएं भेजकर वहाँ कार्रवाई की और उसका विलय जो है भारत में कर लिया गया हैदराबाद का। ठीक है, इसी प्रकार से कश्मीर एक बहुत बड़ी रियासत थी और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि आगे के उसमें हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो कश्मीर में क्या था, इसका उलट था। यहाँ के राजा हिंदू थे, हरि सिंह। इसकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती थी, मुसलमान बहुसंख्या थी, तो ऐसे में वो भी अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। क्योंकि भारत ने तो तटस्थ स्थिति अपनाई थी कि चाहेंगे तो शामिल करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की जो नीयत थी वो साफ नहीं थी। पहले उन्होंने राशन पानी बंद किया, इससे भी जब राजा हरि सिंह नहीं माने तो उन्होंने फिर अर्ध कवायदियों के रूप में, आदिवासी के रूप में सैनिक अर्धसैनिक भेजे और आक्रमण करवाया। तब अंततः हरि सिंह ने भारत सरकार को पत्र लिखा और कार्रवाई हुई और कश्मीर का विलय कर दिया। ये आगे हम और पढ़ेंगे डिटेल में। तो दूसरी रियासत ये थी। तीसरी थी जूनागढ़। जूनागढ़ भी गुजरात में है, तो इसकी सीमाएं भी जो है भारत से टच होती थी और इनकी भी यही स्थिति थी। यहाँ जो उस्मान अली थे उनके नेतृत्व में जनता ने विद्रोह किया और अंत में इसको भी भारत में मिला लिया गया। एक और रियासत थी, वो थी मणिपुर। हालांकि भोपाल के नवाब भी नहीं चाहते थे कि भारत में विलय हो, लेकिन भोपाल कहाँ है हम सब जानते हैं, है ना। तो मणिपुर, ये जूनागढ़ में मिला। मणिपुर में भी क्या था कि मणिपुर के राजा से भारत सरकार की बातचीत हो गई थी और उसने पहले ही ये तय कर लिया था कि उसकी जो आंतरिक स्वायत्तता है वो बरकरार रखी रहेगी, बस आप साइन कर दो भारत में विलय के लिए। तो भारत के जो मणिपुर के जो राजा थे वो तैयार हो गए, लेकिन जनता के दबाव के आगे वहाँ पर चुनाव कराए गए और जून 48 में वहाँ पहली बार सार्वभौमिक बहस मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए। चुनाव में जो विधानसभाएं जीत कर आई, विधान परिषद जो जीत कर आई, उसमें कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियां भी थी।
तो मणिपुर की जो कांग्रेस पार्टी थी वो तो चाहती थी कि भारत का जो मणिपुर का विलय भारत में हो, लेकिन अन्य पार्टियां या जनता ये नहीं चाहती थी। लेकिन चूंकि इस मामले में भारत सरकार का रुख कड़ा था और उन्होंने दबाव बनाया और अंत में मणिपुर के राजा ने को जो है 1948 में हस्ताक्षर करने पड़े, है ना, विलय पत्र पर। और इस प्रकार जो है भारत में मणिपुर को मिला लिया गया और ये भारत का हिस्सा बना। तो इस प्रकार से अच्छा एक चीज़ और थी, ये जो चल रहा था विलय का कार्यक्रम, तो भारत सरकार का रुख इस पर सख्त था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि देश की एकता और अखंडता को कोई खतरा पहुंचे, क्योंकि इस तरह की ये रियासतें अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती तो पूरा देश खंडित हो जाता है, उसकी एकता अखंडता को खतरा पहुंचता। तो भारत सरकार ने रुख कड़ा अपनाया, इसका नेतृत्व कर रहे थे, ये पूरी जिम्मेदारी जो है सरदार पटेल के हाथ में थी, इसीलिए उनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और उनकी जो अभी स्टैच्यू बनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने में बहुत योगदान दिया था, है ना। साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारण, जैसे भी हो उन्होंने सारी रियासतों को अधिकतर जिनकी सीमाएं भारत से लगती थी भौगोलिक क्षेत्र से, उन सबको भारतीय संघ में विलय के लिए राजी किया था, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक पत्र पर हस्ताक्षर करने होते थे, उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ठीक है। ये पत्र था जिसके माध्यम से इसके साइन करने होते थे और उस रियासत का विलय भारत में हो जाता था। अच्छा, इस समय जब ये भारत स्वतंत्र हुआ था तो लगभग 565 देशी रियासत थी, 565। हालांकि कहीं कहीं 562 भी आता है, तो दोनों जो भी आएंगे आप दोनों ही सही माना जाएगा, पर NCERT की बुक में जो है 565 रियासतें दी गई हैं, तो हम अपनी बुक को अथॉराइट मानकर ये मानेंगे कि 565 जो है उस समय देशी रियासतें थी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि उस समय विभाजन के समय कितनी देशी रियासतें थी, तो 565। अगर 62 आ जाता है ऑप्शन तो आप 62 भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों है तो आप 565 लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमने पूरा पढ़ा कि कैसे कैसे करके अब आगे जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो हम पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग, उसके बारे में विस्तार से कि देशी रियासतों का विलय भी हो गया, भारत का विभाजन भी हो गया, 2 राष्ट्र भी बन गए, ये सब त्रासदी हमने झेली। उसके बाद भी ये समस्याएं खत्म नहीं हुई और राज्यों का जो गठबढ़ थी, गठजोड़ था, नए राज्यों का निर्माण, पुराने राज्यों का विलय, ये सब चीज़ चलती रही। तो ये अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। ध्यान रखना, अपना पढ़ाई करते रहना। कुछ अगर पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।